बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं पढ़ना बड़े भाई साहब पाठ, जिसका सारांश मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती हैं। किससे आशाएं की जाती है बेटे? बड़े भैया से, क्योंकि बड़े हैं वो। अब जो बड़े जो करेंगे और वो छोटे उसको कॉपी करेंगे। अब बड़े भैया के सिर पे तो जिम्मेदारियां बहुत हैं। बड़े होने के कारण भी खुद भी यही चाहते हैं कि जो भी वो करें, छोटे भाई के लिए वो प्रेरणादायक हो जाए। यानी कि वो अच्छे काम करेंगे तभी तो वो कॉपी करेगा, तो वो अच्छा करेंगे तो उसको वो उसका पालन करेगा। बड़े भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े, परंतु 3 ही कक्षा आगे है। 5 साल बड़े होने के नाते वो 5 साल 5 कक्षा आगे नहीं है, 3 कक्षा आगे। कितने कक्षा आगे हैं? 3 कक्षा आगे। यानी कि अभी देखिए आगे बताती हूँ। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब है कि पढ़ाई ऐसी करो कि उसकी स्टार्टिंग यानी कि नींव इतनी मजबूत हो जाए कि आगे तक पढ़ने के लिए कहते हैं ना कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान कोई जो है वो पक्का उसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। उनका मानना यही है कि एक क्लास में पढ़ाई को इतनी मजबूती से पढ़ते रहो जब तक कि उसकी जो है नींव वो मजबूत ना हो जाए। ठीक है, वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सके। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे। यानी कि अगर वो 1 साल फेल हो जाते थे ना, तो कोई बात नहीं, उन्हें लगता था कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो है मैं अगले साल पास हो जाऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा बहुत लगन से। कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे एक ही क्लास में, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता था। उनका कहना था कि मैं पढ़ूंगा तो लगन से पढ़ूंगा, पढ़ाई को बहुत मतलब बारीकी से पढ़ूंगा। वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे। कौन हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे बेटे? बड़े भैया। लेखक का मन, अब यहाँ लेखक कौन है? लेखक है उसका छोटा भाई। लेखक कौन है? छोटे भाई। पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अभी मैंने लेखक का नाम बताया था आपको, उनका नाम है प्रेमचंद। उनका नाम क्या है? प्रेमचंद। तो यहाँ छोटे भाई की बात हो रही है, जो लेखक है। प्रेमचंद का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो यह उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जितना ही मुश्किल काम। जैसे ही उसे जरा सा मौका मिलता, वह खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही खेल खत्म कर कमरे में आता, तो भाई साहब का वो गुस्से वाला रूप, रौद्र रूप, गुस्से वाला रूप, रौद्र रूप देखा, उसे बहुत डर लगता था। देखकर उसे क्या लगता था? बहुत डर लगता था। बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते कि इतना सुस्त है कि बड़े भाई को देखकर कुछ भी नहीं सीखते हो तुम। यानी कि मुझसे तुम्हें कुछ सीखना चाहिए, लेकिन तुम तो अपने खेल में मस्त रहते हो, तुम क्या सीखोगे? वो यही गुस्सा करते रहते थे हर वक्त। देखिए आगे। अगर लेखक अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए। अब बड़े भैया गुस्सा कर रहे हैं कि अगर तुम्हें खेल कूद में ही अपना सारा समय व्यर्थ करना है, गंवाना है, तो तुम एक काम करो, वापस गांव लौट जाओ। क्यों माँ बाप के पैसे खराब करती हो? क्यों पिताजी इतनी मेहनत से जो पैसे कमा रहे हैं उसे फीस में वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो उसे सलाह क्या देते हैं कि घर वापस चले जाओ अगर पढ़ना नहीं, और वहां मजे से गुल्ली डंडा खेलो। तुम्हें तो खेलना पसंद है, तो वहां जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। कम से कम दादा की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी। बेटे देखिए, दादा जो है वो बड़े भाई को भी कहा जाता है, और वो यहाँ पर पिताजी के लिए यूज हुआ है। दादा कौन है यहाँ? पिताजी। वो कह रहे हैं कि कम से कम पिताजी की मेहनत की जो कमाई है उसे खराब तो नहीं करोगे तुम खेल कर। तो इससे बेटर है, अगर तुम्हें खेलना कूदना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना है, तो बेटर है कि तुम गांव लौट जाओ। आगे देखते हैं। भाई साहब उपदेश बहुत अच्छा देते। देखिए बेटे, उपदेश, अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि भाई साहब कौन सी कला में निपुण थे? तो आपको आंसर देना हो कि उपदेश देने की कला में निपुण थे। क्या लिखेंगे आप? उपदेश देने की कला में निपुण थे। ये क्वेश्चन आ जाता है। उपदेश देने की कला में निपुण थे। ये पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम आंसर देंगे कि बड़े भाई साहब क्या कौन सी कला में निपुण थे?
तो आप लिखेंगे उपदेश देने की कला में निपुण था। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें करते थे। कौन करते थे? बड़े भाई साहब, जो सीधे दिल पे लगती थी। लेकिन वो छोटा होने के नाते इतनी इज्जत करता था अपने भैया की कि उनके आगे जबान नहीं चलाता था। उनकी डांट फटकार को चुपचाप सुनता, चाहे वो सही होती चाहे गलत, और आंसू बहाने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं। भाई साहब की डांट फटकार का असर 1-2 घंटे तक ही रखता था वो। उसके बाद फिर दोबारा इरादा बदलता और चला जाता खेलने के लिए। मन में इरादा क्या करता? अब वो इरादा क्या करता? बड़े भाई साहब जब डांटते तो वो ये सोचता, ये प्रॉमिस करता अपने आप से कि वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। यही सोचकर जल्दी जल्दी उसने एक समय सारणी बना ली। समय सारणी कहते हैं बेटे टाइम टेबल। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना? उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट वाइज टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इस समय ये पढ़ूंगा, इस समय ये पढ़ूंगा। तो समय सारणी को टाइम टेबल कहते हैं। वो टाइम टेबल बनाने की सोची, उसने कहा एक काम करता हूँ, टाइम टेबल बना लेता हूँ, अब बड़े भैया को बोलने का मौका ही नहीं दूंगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करूंगा। परंतु समय सारणी बनाना अलग बात होती और उसका पालन करना अलग। यानी समय सारणी बना तो ली, लेकिन क्या उसे एक दिन भी फॉलो कर पाया, पालन कर पाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे कि वो आखिर इसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।